हेलो स्टूडेंट्स, सीताराम बेड़ा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। आज अपन क्लास 8 की फोर्थ पॉइंट द लास्ट बार्गेन के बारे में अध्ययन करेंगे। लास्ट बार्गेन का अर्थ होता है अंतिम सौदा। लास्ट बार्गेन पोएम के लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म मई 7, 1861 यानी 7 मई 1861 को उनका जन्म हुआ था और अगस्त 7, 1941 और उनकी डेथ 7 अगस्त 1941 को हुई थी। रविंद्रनाथ टैगोर वाज बोर्न इन कलकत्ता, इंडिया यानी भारत के कलकत्ता शहर में इनका जन्म हुआ था। ही वाज ए बंगाली पोइट। रविंद्रनाथ टैगोर क्या थे? एक बंगाली पोइट थे, राइटर, लेखक थे, कंपोजर, रचनाकार थे, फिलोसोफर, दार्शनिक थे, सोशल रिफॉर्मर, सामाजिक सुधारक थे एंड पेंटर और चित्रकार भी थे। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लास्ट बार्गेन अंतिम सौदे के बारे में क्या बताया है कि द लास्ट बार्गेन इज ए पोएम। लास्ट बार्गेन एक कविता है। डिस्क्राइबिंग, डिस्क्राइबिंग का अर्थ होता है वर्णन कर रहा है। डिस्क्राइबिंग का अर्थ होता है वर्णन कर रहा है। किसके बारे में? डिस्क्राइबिंग द स्टोरी ऑफ ए मैन, एक आदमी की कहानी के बारे में वर्णन कर रहा है। हु इज इन सर्च ऑफ ए जॉब, एक ऐसा आदमी जो काम की तलाश में है। बिफोर यू रीड, इस कविता के स्टेंजे को पढ़ने से पहले अपन जान लेते हैं कि बार्गेन क्या होती है और इस कविता में अंतिम सौदा क्या है। ए बार्गेन इज एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का अर्थ होता है सहमति। तो सौदा क्या है? बार्गेन इज एन एग्रीमेंट, एक सहमति है। इन विच, जिसमें बोथ, दोनों, पार्टीज, पक्ष, प्रॉमिस, वादा, यानी सौदे के अंतर्गत दो पक्ष आपस में वादा करते हैं टू डू समथिंग फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए कुछ करने का वादा करते हैं, कुछ करने पर सहमति देते। समवन इज लुकिंग फॉर वर्क, कोई काम की तलाश में है। वेटिंग टू बी हायर्ड, काम पर रख लेने के इंतजार कर रहा है। ही स्ट्राइक्स ए बार्गेन, वे एक बार एक सौदा कर लेता है या एक सौदे में अपनी एग्रीमेंट या सहमति दे देता है। बट थिंक्स इट वर्थलेस, थिंक्स का अर्थ होता है सोचता है। थिंक्स का अर्थ होता है सोचता है और वर्थलेस का अर्थ होता है निरर्थक। यानी एक सौदे के बारे में एक सौदा बना लेने के बाद में वो उस सौदे के बारे में निरर्थक सोचता है। ही ट्राइज ट्वाइस अगेन, ट्राइज का मतलब होता है कोशिश करता है दोबारा, दो बार, यानी वह दोबारा कोशिश करता है। बट डजंट लाइक अदर, लेकिन उसको भी वो पसंद नहीं करता है। फाइनली, आखिरकार, इन द लास्ट बार्गेन, अंतिम सौदे के रूप में, व्हेन ही इज हायर्ड फॉर नथिंग, नथिंग का मतलब होता है यानी अंतिम बार वो नगण्य के बराबर काम करने के लिए, यानी नगण्य की प्राप्ति में काम करने पर रह जाता है। व्हाट एवर, जो भी, ही इज हैप्पी एज नेवर बिफोर, तो अंतिम सौदा जब करता है तो बहुत खुश होता है जितना पहले कभी नहीं हुआ। व्हाट इज द लास्ट बार्गेन, अंतिम सौदा क्या है? एंड व्हाई इज इट द बेस्ट, और वो अंतिम सौदा सबसे अच्छा क्यों है? इसके बारे में अपन इस पॉइंट में लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। फर्स्ट स्ट्रेंजर, कम एंड हायर मी, आई क्राइड व्हाइल इन द मॉर्निंग, आई वाज वॉकिंग ऑन द स्टोन पेव्ड रोड, sword in hand the king came in his chariot, he held my hand and said, I will hire you with my power, but his power counted for naught and he went away in his chariot। यानी recite again, इसको एक बार और पढ़ लेते हैं। Come and hire me, I cried while in the morning, I was walking on the stone paved road, sword in hand the king came in his chariot, he held my hand and said, I will hire you with my power, but his power counted for naught and he went away in his chariot। अब अपन डिफिकल्ट वर्ड, हायर का मतलब होता है काम पर रख लेना, स्टोन पेव्ड पथरीला, स्वॉर्ड तलवार, चैरियट रथ, हेल्ड थामा या पकड़ा, पावर शक्ति, काउंटेड गणना की या समझा, नॉट कुछ नहीं।
Come and hire me, I cried while in the morning I was walking on the stone paved road. इसमें आई है पोइट या स्पीकर या नैरेटर जो भी है, वो कहता है कि जब मैं सुबह के समय पथरीली सड़क पर चल रहा था। कवि क्या कहता है कि जब मैं सुबह के समय एक पथरीली सड़क पर चल रहा था तो मैं चिल्लाया, आइए और मुझे काम पर रख लीजिए। सुबह सुबह कवि ने क्या आवाज लगाई कि आइए और मुझे काम पर रख लीजिए। स्वॉर्ड इन हैंड द किंग केम इन हिज चैरियट। उसी समय सड़क पर एक राजा अपने रथ में बैठा हुआ और हाथ में तलवार लिए आया। He held my hand। उस राजा ने मेरा हाथ थामा और कहा, क्या कहा? I will hire you with my power। कि मैं तुम्हें मेरी शक्तियों के साथ, विथ का मतलब होता है साथ, कि मैं तुम्हें मेरी शक्तियों के साथ काम पर रख लूंगा। बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट। लेकिन मैंने राजा की शक्तियों को नहीं के बराबर गणना की या नहीं के बराबर समझा। एंड ही वेंट अवे इन हिज चैरियट। और राजा अपने रथ में चला गया। यानी इस स्टेंजे में कवि ने इंपॉर्टेंस ऑफ पावर के बारे में बताया गया है कि आदमी को शक्तियों के आधार पर काम में रख लिया जाता है। लेकिन जो स्पीकर है, जो नैरेटर है, जो पोइट है, वो कहता है कि मैं दूसरों की शक्तियों के आधार पर काम करने में सहमत नहीं हूँ, क्योंकि उसमें मेरी दासता दिखाई देती है। लेकिन मैं अपने आप को स्वतंत्र रहने के लिए काम करना चाहता हूँ। जिस प्रकार पहले स्टेंजे में अपन ने इंपॉर्टेंस ऑफ पावर यानी शक्ति के आधार पर लोगों को या काम की तलाश करने वाले लोगों को काम पर रखा जाता है, तो पहले स्टेंजे में शक्ति का महत्व बताया गया है। अब अपन नेक्स्ट स्टेंजा इन द हीट ऑफ द मिड डे। जैसे फर्स्ट स्टेंजा वो मॉर्निंग के समय था, सेकेंड स्टेंजा मिड डे यानी दोपहरी, बड़ी दोपहरी पर निर्भर है या उसके बारे में। द हीट ऑफ द मिड डे द हाउसेज stood with shut doors। I wandered along the crooked lane। An old man came out with his bag of gold। He pondered and said, I will hire you with my money। Third, he weighed his coins one by one, but I turned away। Third stanza, it was evening, the garden hedge was all aflower। The fair maid came out and said, I will hire you with a smile। Her smile paled and melted into tears, and she went back alone into the dark। Recite again. In the heat of the midday, the houses stood with shut doors। I wandered along the crooked lane। An old man came out with his bag of gold। He pondered and said, I will hire you with my money। He weighed his coins one by one, but I turned away। Third stanza, it was evening, the garden hedge was all aflower। The fair maid came out and said, I will hire you with a smile। Her smile paled and melted into tears, and she went back alone into the dark। डिफिकल्ट वर्ड। हीट का अर्थ होता है गर्मी, मिड डे का अर्थ होता है बड़ी दोपहरी, वंडर्ड बिना किसी उद्देश्य के इधर उधर घूमना, चलता रहना या भटकना, क्रुक्ड टेढ़ी मेढ़ी, पॉन्डर्ड विचार किया यानी गंभीरता पूर्वक विचार करना, वेड तोड़ने को कहा, कॉइन्स सिक्के, हेज झाड़ीदार बाड़, ए फ्लावर फूलों से खिली हुई, मेड मालिन, पेल पीले पड़ जाना, मेल्टेड पिघल गई, टीयर्स आंसू, एलॉन अकेले, डार्क अंधेरा। जिस प्रकार फर्स्ट स्टेंजा मॉर्निंग के समय का है, तो सेकंड स्टेंजा आफ्टरनून या दोपहरी, बड़ी दोपहरी का है। इन द हीट ऑफ द मिड डे द हाउस स्टूड विद शट डोर्स।
यानी बड़ी दोपहरी में सभी घरों के दरवाजे शट डोर्स, शट डोर्स का अर्थ होता है बंद दरवाजे, सभी घरों के दरवाजे बंद थे। आई वंडर्ड अलोंग द क्रुक्ड लेन, अलोंग का अर्थ होता है सहारे, तो मैं उस क्रुक्ड टेढ़ी मेढ़ी लेन का अर्थ होता है तंग सड़क या गली, तंग सड़क या गली, तो मैं घरों के सभी घरों के दरवाजे बंद थे और मैं उस तंग टेढ़ी मेढ़ी तंग सड़क की मैं के सहारे भटक रहा था या घूम रहा था। एन ओल्ड मैन केम आउट विद हिज बैग ऑफ गोल्ड, एक बुजुर्ग व्यक्ति केम आउट बाहर आया, विद एन अपने साथ लेकर बैग यानी थैला, गोल्ड यानी सोना, तो सोने से भरा हुआ एक थैला लेकर एक बूढ़ा आदमी बाहर आया। हे पॉन्डर्ड, उस बूढ़े आदमी ने गंभीरता पूर्वक विचार किया और कहा, आई विल हायर यू विथ माई मनी, मनी का अर्थ होता है धन, कि मैं तुम्हें मेरे धन के बल पर या धन के सारे काम पर रख लूंगा। He weighed his coins one by one, उसने सिक्कों को एक एक करके तोलते हुए कहा, बट आई टर्न अवे, लेकिन मैंने अस्वीकार कर दिया, यानी उनकी बात को या धन के सहारे के काम पर रहने के लिए बात को मैंने अस्वीकार कर दिया। तो फर्स्ट स्टेज में इंपॉर्टेंस ऑफ पावर के बारे में बताया गया है। सेकंड स्टेज में इंपॉर्टेंस ऑफ मनी, मनी या इंपॉर्टेंस ऑफ वेल्थ, धन के साथ। लेकिन अपन को धन के बल पर काम पर रहने से विचार करना चाहिए या धन के बल पर किसी की काम गुलामी में काम नहीं करना चाहिए। और अमीर लोग अपने को धन के बल पर खरीदना चाहेंगे, लेकिन अपन को अमीर लोगों से सावधान रहना। थर्ड स्टेंजा, इट वाज इवनिंग, अब देखो थर्ड स्टेंजा में शाम का समय था। द गार्डन हेज वाज अ फ्लावर, गार्डन का अर्थ होता है उद्यान या बगीचा, तो उद्यान की जो झाड़ीदार बाड़ है वो फूलों से खिली हुई थी, यानी बगीचे की जो संपूर्ण बाड़ थी वो हरे भरे रंगीन फूलों से खिली हुई थी। ए फेयर मेड केम आउट, उसी समय जब वो सड़क के सहारे सहारे घूम रहा था तो एक फेयर मेड, एक सुंदर मालिन या सुंदर युवती औरत बाहर आई और कहा, आई विल हायर यू विद ए स्माइल, कि मैं मेरी स्माइल सुंदरता के आधार मुस्कुराहट के सहारे मैं तुम्हें काम पर रख लूंगी। हर स्माइल पहल, लेकिन जब मैंने थोड़े समय के लिए रुक कर बिना कुछ कहे खड़ा रहा तो उसकी जो मुस्कुराहट है वो पीली पड़ गई, यानी सुंदरता या मुस्कुराहट है वो बहुत कम समय के लिए होती है, तो उसकी सुंदरता पीली पड़ गई। एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स, और उसका चेहरा पीला पड़ गया और चेहरे से जो सुंदरता थी वो आंसुओं में पिघल गई। एंड शी वेंट बैक, वेंट बैक का मतलब होता है वापस चले गए, अलोन अकेले, इनटू द डार्क, अंधेरे में या अंधकार में। इसीलिए तीसरे स्टेंजे में लोगों की सुंदरता, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्यूटी, स्माइल का अर्थ होता है ब्यूटी। तो ब्यूटी बहुत कम समय के लिए होती है, सुंदरता बहुत क्षणिक समय के लिए होती है, इसलिए हमें इस सुंदरता या स्माइल मुस्कान में नहीं फंसना है, इसलिए इस प्रकार के लोगों से सावधान रहना। जिस प्रकार फर्स्ट स्टेंजा मॉर्निंग के समय बताया गया था और उस स्टेंजे में इंपॉर्टेंस ऑफ पावर के बारे में वर्णन किया गया है, सेकंड स्टेंजा मिड डे हीट के समय बताया गया है और सेकंड स्टेंजे में इंपॉर्टेंस ऑफ बनने के बारे में वर्णन किया गया है, थर्ड स्टेंजा जो इवनिंग के समय वर्णन किया गया है और उसमें इंपॉर्टेंस ऑफ ब्यूटी के बारे में वर्णन किया गया है। इसी प्रकार आगे हम फोर्थ स्टेंजा के बारे में अध्ययन करेंगे। फोर्थ स्टेंजा है, द सन ग्लिस्टन ऑन द रोड एंड द सी वेव्स ब्रोक waywardly, a child sat playing with shells, he raised his head and seemed to know me and said, I hire you with nothing. From henceforward that bargain struck me, child's play made me a free man. Recite again.
The sun glistened on the road and the sea waves broke waywardly. A child sat playing with shells. He raised his head and seemed to know me and said, I hire you with nothing. From henceforward that bargain stuck in child's play made me a free man. डिफिकल्ट वर्ड। ग्लिस्टन का मतलब होता है चमकाया, सी वेव्स समुद्री लहरें, बरोक तोड़ती हुई या खंडित हुई, सेल्स संक या सीपियां, रेज्ड ऊपर उठी, स्टक सहमति हुई और फ्री मैन स्वतंत्र व्यक्ति। अब अपन लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। द सन ग्लिस्टन ऑन द रोड। सन का अर्थ होता है सूर्य। ग्लिस्टन ऑन द रोड, सूर्य सड़क को चमकाया हुआ है। एंड द सी वेव्स ब्रोक वेवार्डली। सी वेव्स का मतलब समुद्री लहरें, ब्रोक वेवार्डली। वेवार्डली का मतलब होता है अपनी मर्जी से या निर्कुंशता से। वेवार्डली का मतलब निर्कुंशता से या अपनी मर्जी से समुद्री लहरें टूटती हुई और सूर्य सड़क को चमकाता हुआ। ए चाइल्ड सेट प्लेइंग विथ शेल्स। तो उसी वातावरण में वहां एक बच्चा सीपियों के साथ खेलता हुआ बैठा था। ही रेज्ड हिज हेड। तो खेलते खेलते जब नरेटर या वर्णन करता या राइटर उसके पास पहुंचा तो ही रेज्ड हिज हेड। हेड का मतलब होता है सिर। उसने अपने सिर को ऊपर उठाया। एंड सेम टू नो मी। सेम का मतलब होता है प्रतीत हुआ। प्रतीत हुआ। नो मिस जानना, मी मिस मुझे। तो जैसे ही उस लड़के ने अपने सिर को ऊपर उठाया तो ऐसा प्रतीत हुआ जैसा वो मुझे जानता है। एंड सेड, और उस लड़के ने कहा, आई हायर यू विथ नथिंग। तो लड़का सीपियों के साथ समुद्र के तट पर खेल रहा था और सूर्य की रोशनी से सड़कें चमक रही थी। उस समय लड़का सीपियों के साथ खेल रहा था। तो खेलते खेलते उसने अपनी गर्दन को ऊपर किया और उस आदमी से या उस काम की तलाश वाले आदमी से पूछा कि मैं तुम्हें बिना कुछ दिए नगण्यता के साथ काम पर रख सकता हूं। फ्रॉम हैंड्स फॉरवर्ड, जैसे ही लड़के ने मुझे ये आवाज बोली या ये वाक्य लड़के ने मुझे कहे, तब से हैंड्स फॉरवर्ड इस प्रकार आगे की तरफ कि बार्गेन स्टक इन चाइल्ड्स प्ले मेड मी ए फ्री मैन। तो सौदा, इस सौदे पर स्टक यानी सहमति बन गई इस सौदे में कि लड़के ने अपने साथ मुझे खेलने के लिए आमंत्रित किया या खेलने में काम पर रखने के लिए सहमति हुई है। तब से इस लड़के ने मुझे एक फ्री मैन, स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में बना दिया है और मैं इसी काम की तलाश में था। मैं किसी भी व्यक्ति के काम पर जाने के लिए उसकी गुलामी या दास्ता सहन नहीं कर सकता था। इसलिए लड़के ने मुझे स्वतंत्रता प्रदान की और बिना कुछ दिए अपने काम पर रख लिया। इसीलिए चौथे स्टेंजे में कवि इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रीडम यानी स्वतंत्रता के महत्व के बारे में बताया गया। यानी किसी के भी काम पर जाने से पहले अपनी गुलामी या अपनी दास्ता को सहन नहीं करना चाहिए। अब अपन इस पॉइंट की समरी का अर्थ होता है सारांश, यानी बहुत शॉर्ट शब्दों में इस कविता का सारांश। इन द पोएम, इस कविता में, कौन सी कविता? द लास्ट बार्गेन, अंतिम सौदे में, ए मैन हु इज इन सर्च ऑफ ए जॉब, एक आदमी धंधे की तलाश में है। वांट्स ए जॉब इन विच ही कैन वर्क विदाउट लॉसिंग हिज फ्रीडम, वो आदमी इस काम की तलाश में है जिसमें ही कैन वर्क, काम कर सकता है, विदाउट लॉसिंग हिज फ्रीडम, लॉसिंग यानी खोना, फ्रीडम यानी स्वतंत्रता। वो उस व्यक्ति के साथ काम कर सकता है जो उसकी स्वतंत्रता को नहीं खोता है, उस आदमी के साथ काम कर सकता है।
द स्पीकर रिसीव्स द ऑफर फ्रॉम पावरफुल रिच एंड ब्यूटीफुल, यानी वो आदमी ऑफर्स प्राप्त करता है, प्रस्ताव प्राप्त करता है। ऑफर का मतलब होता है प्रस्ताव। किन किन से प्राप्त करता है? पावरफुल, एक शक्तिशाली राजा से, रिच एंड ओल्ड मैन, एक धनवान आदमी से, एंड ब्यूटीफुल, एक फेयरमेड, गार्डन की फेयरमेड से। लेकिन टर्न्स ऑल ऑफ देम डाउन, लेकिन वो इन सभी से मुंह मोड़ देता है। ही फाइनली एक्सेप्ट्स, और वो अंततः स्वीकार करता है, या आखिरकार वो स्वीकार करता है किस चीज को? इस ऑफर को, कि ऑफर ऑफ ए चाइल्ड, उस लड़के के प्रस्ताव को स्वीकार करता है। विच इज द लास्ट बार्गेन, जो लड़के का ऑफर है वो उसका अंतिम सौदा है, या उसका अंतिम काम करने की सहमति है।